नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री शुरुआत किए थे, किसी कारणवश हमारा वो कंप्लीट नहीं हो पाया था एंशिएंट हिस्ट्री, तो जितना पोर्शन बचा हुआ है हम आज देख लेंगे, उसके बाद कल से आपको प्रॉपर क्लासें मिलना शुरू हो जाएँगी। ठीक दोस्तों? देखिए कुछ प्रॉब्लम रहती है तभी मैं क्लासें नहीं दे पाता हूँ। दोस्तों देखिए मैं अकेला हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ, मेरा थंबनेल जो है मैं नहीं बनाता हूँ, वो गाँव से बन के आता है। तो वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम थी इसीलिए थंबनेल ला नहीं पाया तो वीडियो मतलब अपलोड नहीं हो पाई। ठीक दोस्तों? तो आपको कोई दिक्कत लेने की बात नहीं, मैं सारी चीज़ें कराऊँगा। जो बुक मैं स्टार्ट करता हूँ, वो अंत भी करूँगा दोस्तों। और जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक मैं छोड़ दिया, जैसे मान लीजिए उसमें मतलब एनवायरनमेंट इकोलॉजी नहीं पढ़ा पाया, तो उसका रीज़न है पीडीएफ वो खुल ही ना रही है दोस्तों। तो वो मतलब बन ही मतलब पढ़ा ही नहीं पाया, बाकी सारी चीज़ें कवर कर दी है। तो एनवायरनमेंट इकोलॉजी हम यहाँ कवर कर लेंगे, दूसरी बुक पढ़ाएँगे वहाँ कवर कर लेंगे, तो कुछ बचेगा ही नहीं, हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे ना दोस्तों। तो ये चीज़ है। बाकी देखिए इस बुक की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें हमने भारत का भूगोल मतलब हम लोग भारत का भूगोल कर चुके हैं, विश्व का भूगोल कर चुके हैं। आज अब हम देख रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत का इतिहास। ये हमारा पूरी तरह से आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम मिडाइवल फिर जो है मॉडर्न ये सारी चीज़ें देखेंगे। देखिए हम शुरुआत करते हैं मगध वंशावलियों की बात करें दोस्तों। देखिए मैं इसकी ट्रिक दे रहा हूँ आपको, वो ट्रिक याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, जैसे भी आपका मन होगा कर लीजिएगा। इसकी ट्रिक है हसीन मशक शाह। क्या है? हसीन मशक। हसीन मशक शाह। ठीक दोस्तों ये ट्रिक है, थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको एक लाइन। देखिए हा से हल्दक, सी से शिशुनाग, न से नंदवंश, मा से मगध, उसके बाद सॉरी मा से मौर्य वंश, उसके बाद अगर हम बात करें सु से शुंग वंश, का से कर्ण वंश, सा से सातवाहन वंश। तो इतने वंश याद रखेंगे आप, ये क्रम है दोस्तों, लगाने को आ जाएगा तभी हमारे ये कर पाएंगे और इससे हमें बहुत बड़ा बेनिफिट होगा याद करने में। ठीक दोस्तों? तो याद कर लीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट करेगा। अगर हम आगे बात करें, देखिए दोस्तों यहाँ आपका मन हो तो पहला जो है वंशावली याद कर लीजिए कि 544 से 412 ईस्वी तक कौन था? हर्यक वंश था। दूसरा 412 से 344 ईसा पूर्व। जब अगर आप ये याद कर लेंगे तो शासक जो होंगे हमारे याद करने में बहुत आसानी होगी। देखिए दोस्तों जब भी हम मतलब कोई डेट याद करते हैं तो शासक याद करने में हमें बहुत बेनिफिट होता है, ये हम जानते हैं। ठीक, बहुत सारी चीजें हमारे अपने आप क्लियर होती चली जाती हैं, हम ऑप्शन से हटाते चले जाते हैं। तो इसीलिए वंश जो होता है ना, कोई भी वंश, जैसे गुलाम वंश चल रहा है तो उसका हमें टाइम पीरियड याद हो, खिलजी वंश है तो उसका टाइम पीरियड याद हो। तो इस तरह हम अगर याद कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक दोस्तों? तो देखिए हर्यक वंश है 544 से 412 ईसा पूर्व है। उसके बाद 412 से 344 शिशुनाग वंश है। नंद वंश है 344 से 322 ईसा पूर्व है। देखिए दोस्तों अब क्रम देखिए कि ये कम है कि नहीं दोस्तों, ये कम शासन किया। उसके बाद मौर्य वंश आता है, सबसे ज्यादा मौर्य वंश शासन किया। यहाँ पे देखिए दोस्तों नजर आ रहा है मौर्य वंश सबसे ज्यादा शासन कर लिया। ठीक, उसके बाद देखिए 184 से 75 शुंग वंश, फिर 75 से 30 ईसा पूर्व ये कर्ण वंश। देखिए ईसा पूर्व आप लोग जानते हैं कि नहीं दोस्तों? देखिए अगर हम बात करें ये जीरो मतलब जीरो वर्ष है। अगर हम इधर जितना बढ़ेंगे ये वाला तो देखिए मान लीजिए यहाँ 355 लिखा है। ठीक दोस्तों? तो इस साइड बढ़ेंगे तो घटेगा ये दोस्तों, क्या होगा? घटेगा। यानी यहाँ पे आ जाएगा 100 मान लीजिए ईसा पूर्व। ठीक, फिर ये जीरो ईसा पूर्व हो जाएगा। उसके बाद इधर जाएंगे तो प्लस होता चला जाएगा, मतलब इधर माइनस की ओर हम आएंगे और इधर जाएंगे तो प्लस की ओर। इस समय हम कहाँ खड़े हैं? देखिए दोस्तों अगर हमें पता करना हो कि हर्यक वंश कितने साल पहले था हमारे, तो यहाँ 44 है दोस्तों और यहाँ जीरो है और यहाँ हम खड़े हैं 2024 में। ठीक दोस्तों, समझिए बात को। तो 2024 में इतना जोड़ दीजिए, कितना? 544 जोड़ दीजिए। तो इतने साल पहले हमारे मतलब लगभग जो है 2500 साल पहले, 2550 मान लीजिए, मतलब इतने साल पहले हमारे पास हर्यक वंश था दोस्तों। ठीक दोस्तों, तो ये चीज है, समझ में आ गया होगा। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, वंशावली याद कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक, अभी तक तो ऐसे नॉर्मल टॉपिक था, क्वेश्चन की ओर। देखिए मौर्य एवं मौर्योत्तर काल की बात करें तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था, सब लोग जानते हैं। इसका अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। दोस्तों देखिए पहला याद करना है, दूसरा याद करना है, तीसरा याद करना है, चौथा याद करना है और लास्ट याद करना है। ये जो मौर्य शासक थे ना, इसमें आपको कौन कौन से याद करना है? लास्ट वाला पूछा गया है एग्जाम में, याद कर लीजिएगा। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक थे, ये याद करना है। इनके बेटे बिंदुसार, ये याद करना है। बिंदुसार के बेटे अशोक, ये याद करना है। और अशोक के बाद जो उत्तराधिकारी बना है दशरथ, ये याद करना है। ठीक दोस्तों, बाकी ऐसे देख लीजिए, संप्रति है, उसके बाद फिर शालीसुक है, फिर देववर्मन है, उसके बाद कौन है? सतधनवन है। ठीक दोस्तों, देखिए क्वेश्चन आएगा कि संस्थापक कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे मौर्य वंश के संस्थापक। उसके बाद पूछा अशोक के पिता कौन थे? तो एक होता है बिंदुसार, एक है कौन दोस्तों? बिंदुसार। ठीक, ये जो अशोक के पिता है। और एक है बिंबिसार। ठीक, ये अजात शत्रु के पिता है। किसके? अजात शत्रु के पिता। हर्यक वंश के संस्थापक है ये बिंबिसार। और ये बिंदुसार कौन है? तो ये मौर्य शासक है। ठीक, याद करना है दोस्तों आपको। और अशोक के बाद जो उत्तराधिकारी है वो दशरथ है। उसके बाद धीरे धीरे इनके मतलब उत्तराधिकारी कमजोर होते चले गए।
दोस्तों देखिए कोई भी मतलब वंश चेंज होता है या कोई अटैक करता है, अधिग्रहण कब करता है, जब वंश कमजोर होता है उसका। अगर वंश कमजोर है तो या तो फिर उसके अंदर कलह हो जाए दोस्तों, मतलब अपने ही विरोधी हो जाए लोग ना, जैसे मंत्री बिक जाए, ये सारी चीजें, तो वो वंश समाप्त हो जाता है। कोई भी ऐसा हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे हिस्ट्री में, जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको बताता चलूंगा कि देखिए यहाँ पे इनके वंश मतलब उत्तराधिकारी कमजोर हुए। जैसे जो राजा रणजीत सिंह थे पंजाब के, उनके जो उत्तराधिकारी थे दिलीप सिंह, वो जैसे कमजोर हुए दोस्तों, तो क्या हुआ, मतलब उनका सेनापति जो विश्वासघात कर दिया, तो उस पे जो है कब्जा कर लिया अंग्रेज लोग, उसे भी हड़प लिए। तो इस तरह अंग्रेज लोग धीरे धीरे सारा कुछ हड़पते चले गए। समझ में आया कि नहीं? तो ये चीज है, ये मतलब ऐसे ही बता दिया आपको समझने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात करें तो अंतिम दिनों में जैन भिक्षु भद्रबाहु का शिष्यत्व ग्रहण किया, यानी भद्रबाहु के नेतृत्व में इन्होंने जैन धर्म जो है ग्रहण कर लिया दोस्तों। और भद्रबाहु के साथ कहाँ चले गए, तो श्रावण बेलगोला चले गए थे, क्योंकि अकाल पड़ा था मगध में, इसीलिए वो चले गए थे पटना में दोस्तों, तो इसीलिए वहां पे चले गए। तो वहां पे इन्होंने क्या किया, श्रावण बेलगोला में 298 ईसा पूर्व में क्या किया, संलेखना विधि के द्वारा जो है शरीर त्याग दिया। ये दोस्तों एक पद्धति होती है जो जैन धर्म की प्रचलित है। इसमें बिना खाए इंसान रहता है दोस्तों, तो अपने जो है अपना शरीर त्यागता है। अगर हम आगे बात करें दोस्तों, सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के बीच 305 ईसा पूर्व युद्ध हुआ। डेट याद रखना है, समझ में आया कि नहीं? और सेल्यूकस निकेटर के जो मतलब जो जैसे सिकंदर था दोस्तों, भारत पे जब आक्रमण किया, तो उसके बाद जो जो क्षेत्र जीता वो अपना मतलब जो है मतलब अपने साथ जिनको लाया था, जैसे उनके सेनापति थे या अधिकारी थे, तो उनको मतलब वो क्षेत्र देता चला गया। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद लौटते समय बेबीलोन में उसकी डेथ हो जाती है। तो उसी में से था एक सेल्यूकस निकेटर। ठीक, तो चंद्रगुप्त मौर्य और उनके बीच सेल्यूकस निकेटर के बीच जो युद्ध होता है वो कब होता है, तो 305 ईसा पूर्व में होता है। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था दोस्तों। और सेल्यूकस निकेटर ने जो है अपनी बेटी की शादी किससे की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। इसलिए उनके दरबार में कौन भेजा, मेगास्थनीज को भेजा था। इसकी पुस्तक क्या है, इंडिका है दोस्तों। ये कितने देखिए, इंडिका जो है मूल ग्रंथ में इस समय नहीं है दोस्तों, यानी मूल स्वरूप में उपलब्ध नहीं जैसे लिखी गई थी। अगर हम आगे बात करें मेगास्थनीज के अनुसार जो था वो मतलब समाज हमारा विभाजित था कितने वर्गों में था, तो देखिए दोस्तों मेगास्थनीज के अनुसार अगर हम बात करें, वो तो हम देखेंगे 7 वर्गों में विभाजित था। उससे पहले ये देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा। तो देखिए मेगास्थनीज के अनुसार क्या था, मौर्य सम्राट का नाम क्या था, तो सेंडोकस था। क्या था, सैंडोकोट्स, सैंडोकोट्स। ठीक, ये किसे है, तो सैंडोकोट्स प्रयुक्त हुआ है दोस्तों किसके लिए, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। मौर्य साम्राज्य की राजधानी को उन्होंने कहा कि पोलीव्रोता, क्या कहा, पोलीव्रोता। अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि सोना निकालने वाली चींटियों का जिक्र किया। दोस्तों देखिए जब वो आया होगा तो हमारे यहाँ जैसे कोई चींटी ना जैसे सोने जैसी लगती है, देखोगे आप तो सोने जैसी वो नजर आती है रात में, तो वो ऐसा देखा होगा शायद, तो उसे लगा होगा कि ये सोना निकालती है, जबकि चींटी सोना निकालती है, नहीं निकालती है दोस्तों। तो ये चीज है। दास प्रथा नहीं थी, शायद उसे इतनी जानकारी नहीं थी, दास प्रथा तो जरूर रही होगी। अगर हम बात करें लेखन कला का अभाव था दोस्तों, ये तो मतलब क्या ही कहें। उसके बाद भारत में अकाल नहीं पड़ता था, ये चीज है। तो इन्होंने इतनी चीजें बताई हैं, आपको समझना। देखिए कौन सी चीज गलत है कौन सी सही, ये हमारा तर्क नहीं है। मेगास्थनीज ने क्या बताया इंडिका में अपने, तो हमें ये देखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद भी करना है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ये पूछ लेगा, ये कौन सा है ये पूछ लेगा। ठीक, मेगास्थनीज के अनुसार। अगर हम आगे बात करें मेगास्थनीज के अनुसार भारत के 7 जो जातियां थी वो कौन कौन सी थी, तो इन्होंने बताया कि दार्शनिक थे भारत में, जो देख देख मतलब देखिए दार्शनिक कौन, यानी ज्ञान की बात करते हैं, जो समझा कि नहीं, विज्ञान की बात करें, ज्ञान विज्ञान की बात करते हैं, दार्शनिक हो गए। फिर कृषक को इन्होंने देखा, पशुपालन देखा, कारीगर देखा, योद्धा देखा, निरीक्षक देखा, सभासद। यानी इन्होंने 7 जातियों में इसको विभाजित कर दिया। कितनी जातियां थी, 7। 7 जातियां याद रखनी है, कौन कौन सी, दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, सभासद, उसके बाद कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, काम खत्म। आप अपने सहूलियत से, जैसे मैं होता तो कैसे याद कर, देखिए मैं इस समय बहुत ट्रिक बना रहा हूँ हिस्ट्री में दोस्तों, छोटी छोटी कई सारी ट्रिक बना रहा हूँ, और भी जैसे जैसे आगे बढ़ता चलूंगा आपको दिखाता चलूंगा कि ये ट्रिक काम भी करेंगी हमारी। ठीक, तो टेंशन नहीं लेना। देखिए दोस्तों अगर मान लीजिए हमें पहले सबसे पहले शुरुआत किससे होती है, पशुपालन हम करते हैं, धीरे धीरे पशुपालन के बाद कृषि करना शुरू कर देते हैं, तो कृषक आ जाएगा। कृषि हो गई, पैसा आ गया धीरे धीरे, तो लोग कारीगर भी होंगे वहां पे, कारीगर भी हो जाएंगे। तो 3 ये क्रम में याद कर लीजिए। ठीक दोस्तों, याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए कोई भी क्षेत्र होगा तो वह युद्ध के लिए योद्धा भी होंगे, वो योद्धा होंगे, बहुत सही बात है। और जैसे मान लीजिए ये आर्मी है, तो आर्मी के लिए सीधी सी बात है कि मतलब उस जो पेपर होगा उसका निरीक्षक कोई करेगा, तो निरीक्षक हो जाएंगे ना। सभासद भी होगा, सभासद हो गया। उसके बाद दार्शनिक हो जाएगा। ठीक, तो देखिए 2-3 तो हम क्रम में याद कर सकते हैं ना, जैसे ये 5 हम ऐसे क्रम से याद कर लेंगे, लास्ट में बचा दार्शनिक और जैसे सभासद, काम खत्म। आगे बात करें,
अगला क्वेश्चन दिया है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री तथा प्रधान पुरोहित कौन था? कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य था? कौटिल्य ने राज्य शासन के ऊपर प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की है। आगे की बात करें तो अर्थशास्त्र में राज्य के शासन हेतु सप्तांग सिद्धांत का जिक्र किया। मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक दोस्तों, बुक इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता दोस्तों। एक बुक और है हमारे पास, वो 600 पेज की है, जब कराएंगे वो भी बहुत खतरनाक बुक है दोस्तों। मतलब इतनी गजब है कि क्या ही बताऊं। उसमें 34 बुकों को संकलन पूरा दिया हुआ है। अभी जैसे मैं जो पढ़ रहा हूँ वो उसमें सारी चीजें लगभग लगभग दी हुई है जो मैं टीचर से पढ़ रहा हूँ। लेकिन बस मुझे मतलब फैक्ट नहीं दोस्तों, फैक्ट से ज्यादा मुझे क्या कॉन्सेप्ट की जरूरत रहती है, तो मैं कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ता हूँ ना। तो ये चीज है। तो बाकी जब हम कराएंगे तो देखेंगे दोस्तों। अभी तो ये सब हम लोग कर रहे हैं, आराम से कर लेंगे पूरी तरह से ना। वो भाई भेजा था, बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो भेज देता सारी चीजें। आप लोग भी भेज दिया करिए, जो भी यूपी ट्रिपल एससी की अगर कोई बुक हो या कुछ भी हो, तो मैं कोशिश करूंगा। लेकिन 2 ही वीडियो मैं बना पाऊंगा डेली दोस्तों, इससे ज्यादा अभी तो नहीं बना सकता हूँ क्योंकि पेपर चल रहे हैं। तो अभी इसके बाद फिर देखेंगे। देखिए अगर बात करें राजा, तो राजा क्या है? शीश के समान है। अमात्य राजा की आंख के समान है दोस्तों। जनपद जो था वो राज्य की जंघाएं होती हैं। जा से जनपद, जा से जंघा, काम खत्म। आ से अमत, आ से आंख, काम खत्म। देखिए दोस्तों कैसे याद करना, पहले ये देखिए, पहले तो ये देख लीजिए कौन कौन थे। राजा था, जनपद था, अमात्य थे, दुर्ग था, कोष था, दंड था, मित्र था। देखिए अब बात को समझिए। अगर बात करें राजा, तो सबसे ऊपर होगा हेड, यानी हमारा शीश। तो शीश का हो जाएगा, शीश के समान कौन हो जाएगा? राजा हो जाएगा। अमात्य, आ से अमात्य, आ से आंख, आ से अमात्य, आ से आंख, काम खत्म। जा से जनपद, जा से जंघा। बताइए एग्जाम में आएगा, हम कर पाएंगे कि ना? तो कर लीजिएगा दोस्तों। दू से दुर्ग, बताइए दुर्ग जो होगा, हम रक्षा करेंगे तो अपने भुजाओं से करेंगे कि नहीं दोस्तों? दुर्ग की रक्षा किससे करेंगे? पैर से तो करेंगे नहीं, भुजाओं से करेंगे। आप बताइए 4 याद करने में आपको कोई तकलीफ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? हो गया, काम खत्म, आगे बढ़ जाए। देखिए कोष दोस्तों, अब बताइए कोष हम रखेंगे ना, किसी चीज को कोष में ही रखेंगे, जैसे राजकोष है, मतलब ऐसे ना राजकोष, राजस्व कोष, हम राज को रखें मतलब कुछ भी रखेंगे तो भाई सीधी सी बात, हम अपने मुंह में कहाँ रखते हैं? कुछ भी मुंह में रखते हैं ना। मुख, कोष क्या हो जाएगा? मुख हो जाएगा। दोस्तों देखिए आप खुद समझिएगा कि मैंने कितने याद किए, 5 याद कर लीजिएगा। अब बचे 2। भाई किसी भी मित्र को कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए, किसी भी मित्र को कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए। तो मित्र और कान हो जाएगा। लास्ट बचा राज्य का मस्तिष्क, तो दंड हो जाएगा, काम खत्म, हो गया। समझा कि नहीं? तो सप्तांग सिद्धांत है, याद करना है। कठिन बहुत होता है, सब रटते रहते हैं, लेकिन मैंने आपको रटाया नहीं। देखिए मैंने कहा ना कि जो लॉजिक मैं सीखा हूँ वो चीज़ मैं बताऊंगा, और आपको याद रखना होगा दोस्तों। एग्जाम में आते पीसीएस जैसे एग्जाम में तो भर भर के आएंगे क्वेश्चन, पीसीएस आईएएस इस सब में आते हैं दोस्तों। और बहुत बार मैंने कहा ना हमेशा कि जब पेपर हो तो आप खुद ही देखें कि मैं क्या चीज़ पढ़ा रहा हूँ। देखिए बुक पढ़ा रहा हूँ ये मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ दोस्तों। अच्छी बात थोड़ा किसी का कंटेंट पढ़ाना, लेकिन दोस्तों मजबूरी होती है तभी पढ़ाता है इंसान। समझा कि नहीं? बाकी ऐसा नहीं कि हमारे पास नहीं, अभी यही चीज़ मैं बोर्ड पे लिख के अगर आपको मैं ट्रिक बताता तो क्या आप ताली ना बजाते बजाते? क्योंकि आपको तभी तो कंटेंट मिलता है ना दोस्तों, और अच्छा मिलता है। ऐसा तो कहने के कंटेंट बेकार है। तो ये चीज़ समझिएगा आप लोग, मैं बुक पढ़ा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ वजह है, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। बाकी आने वाले समय में बुक थोड़ा पढ़ाऊंगा, अपना कंटेंट दूंगा। जो मैं तरीका ईजाद कर रहा हूँ, धीरे धीरे लिख रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ, वो सारी चीजें बताऊंगा। देखिए अगर हम आगे बात करें तो बिंदुसार ने सीरिया के शासक सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं की डिमांड की थी। पहला मीठी शराब थी, या मीठी मदिरा, सूखी अंजीर थी, एक दार्शनिक की मांग की थी। ये मना कर दिए थे क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो दार्शनिक है वो खरीदे और बेचे नहीं जाते हैं। अगर अब आगे बात करें अशोक, देखिए इंपॉर्टेंट राजा है अशोक, तो इसके बारे में चीजें दी हुई है। देखिए अशोक की माता कौन थी? सुभद्रांगी थी। कौन थी? सुभद्रांगी थी अशोक की माता। पिता कौन से? बिंदुसार, हम देखे थे। बिंबिसार कौन थे? अजातशत्रु के पिता थे। प्रचलित नाम क्या था इनका? देवनाम प्रियदर्शी था। क्या नाम था? देवनाम प्रियदर्शी। राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 269 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों, ये याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। राज्यारोहण के 4 वर्ष बाद। अगर हम आगे बात करें, देखिए इसके 8 वर्ष बाद, जैसे राज्याभिषेक जब हुआ तो उसके 8 वर्ष बाद, यानी हम घटेंगे 8 वर्ष बाद ना, जुड़ेंगे नहीं। 8 वर्ष बाद ईसा पूर्व में दोस्तों इन्होंने क्या किया? कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक है, भयानक मतलब वो हुआ था। अगर हम बात करें तो इसके मतलब अभिलेख की भाषा कैसी थी? प्राकृत थी। और पहली बार अभिलेख पढ़े कौन थे? जेम्स प्रिंसेप। देखिए कैसे याद क्या कराऊंगा मैं जेम्स प्रिंसेप को, मान लीजिए आप भूल जाए दोस्तों। जेम्स प्रिंसेप, बताइए प्रिंसिप को प्रिंसिपल की तरह याद नहीं कर सकते? प्रिंसिपल तो पूरे स्कूल में सबसे पहले अगर किसी ने पढ़ाई की होगी तो सबसे बुजुर्ग कौन होगा? प्रिंसिपल। तो सबसे मतलब पढ़ाई भी तो सबसे पहले उसी ने की होगी। तो प्रिंसिपल, प्रिंसिप यानी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ने सबसे पहले किसकी पढ़ाई की? अभिलेख की पढ़ाई कर ली अशोक की, तो प्रिंसिप हो जाएगा। ठीक, भूलेंगे नहीं ना, हो गया काम। अभिलेख की लिपि दोस्तों कौन सी है? तो ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और यूनानी।
ये 4 लिपियां हैं, याद रखेंगे, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और यूनानी। सबसे ज्यादा ब्राह्मी में अभिलेख अशोक के मिले हैं। देखिए अशोक का नाम कौन कौन से अभिलेख में है, मास्की है, गुर्जरा है, मृत्युर है, उदय गोलम अभिलेख में मिलता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाए। देखिए अशोक के अभिलेखों का विभाजन अगर हम बात करें तो देखिए शिलालेख है, स्तंभ लेख है, गुहा लेख है, ठीक, जो गुफाओं में मिलते हैं। शिलालेख जो स्तंभ है, देखिए दीर्घ शिलालेख अगर हम बात करें बड़े शिलालेखों की, तो इनकी संख्या कुल 14 है, 10 स्थानों से प्राप्त हुआ। यानी संख्या कितनी है, 14 है, कितने स्थानों से प्राप्त हुआ, 10। अब आप कहेंगे ये कैसी बात है दोस्तों, बात ऐसी है, ये बहुत मतलब कठिन कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अशोक के 14 अभिलेख कहो या 14 बातें कहो, क्या कहो, 14 बातें जो 10 जगह सादी लिखी हुई, हूबहू लिखी हुई मिली है, 10 जगह। इनकी 14 बातें कितनी जगह मिली है दोस्तों, 10 जगह। तो बिल्कुल सिंपल तो होगा। तो जैसे मान लीजिए ये अभिलेख एक है, अशोक का ये अभिलेख है, इसमें 14 चीजें लिखी हुई, कितनी, 14 चीजें लिखी हुई हैं, और ये कितने जगह, मतलब आज यहाँ मिला, यहाँ एक मिल गया, दूसरा यहाँ है, तो ये 10 जगह मिल गया, समझ में नहीं, बस 10 ही जगह है। और बातें कितनी है, तो 14 है, वही 14 आदेश या 14 अभिलेख ये कह सकते हैं। आगे की बात करें, इसमें लघु शिलालेख भी है, स्तंभ लेख 7 है, कौन कौन से हैं, तो लोदिया राज है, लोदिया नंदनगढ़ है, इसमें औरंगजेब के बारे में जानकारी मिलती है। रामपुरवा है, दिल्ली टोपरा है, दिल्ली मेरठ है, फिरोज शाह तुगलक लाया था दोस्तों, टोपरा से दिल्ली, मेरठ से दिल्ली, एफएसटी जिसे कहते हैं, प्रयाग प्रशस्ति है, संकीसा है। तो इतनी है दोस्तों, ये संकीसा शायद रानी का अभिलेख ही इसे कहते हैं। तो देखें कि हम आगे चल के, तो ये चीज इतनी समझिएगा आप लोग कि ये है चीज। कौशाम्बी का अभिलेख जो है रानी का अभिलेख कहलाता है, उसमें कौरवाकी के बारे में दिया हुआ है, और उसका जो पुत्र है तीवर, उसके बारे में भी दिया हुआ है। ठीक दोस्तों, अब हम 14 शिलालेख देख लेते हैं, इनके विषय कौन कौन से हैं। तो देखिए इन्होंने क्या किया, जीव हत्या पर निषेध लगा दिया, कि जीवों की हत्या करना मना कर दिया। जबकि इनके जो रसोई में दोस्तों मोर और हिरन ये सब बनते रहते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, उसे बहुत घटा दिया, और कालांतर में चल के उसे बंद भी कर दिया। जैसे एक हिरन एक मोर मार देते थे, पहले बहुत ज्यादा मरते थे, लेकिन मतलब खाते थे, फिर वो कम हो गए धीरे धीरे, फिर आगे चल के मतलब कालांतर में वो पूरी तरह से छोड़ दिए। उसके बाद दूसरे में क्या दिया है दोस्तों, चोल, पांड, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, तामपर्डी, यवन, राजा एंटीओक और उसके पड़ोसी राज्यों में भी मनुष्यों और पशुओं की चिकित्सा की बात की। यानी मनुष्यों और पशुओं की चिकित्सा की बात की। दोस्तों देखिए आपको ये याद रखना है, चेर नहीं है यहाँ, देखिए चोल है लेकिन चेर नहीं है, क्योंकि आप याद करेंगे तो चोल चेर पांड याद करेंगे, मुझे पता है, चोल चेर पांड ये आपके दिमाग में होता है। आप क्या करेंगे, चेर भी ऑप्शन में रहेगा, मार देंगे, देखिए चेर कहीं नजर आ रहा नहीं, तो ये हटा दीजिए। ठीक दोस्तों, कौन कौन से हैं, चोल है, पांड है, सत्यपुत्र है, केरलपुत्र है, ताम्रपर्णी है, यवन है, राजा एंटीओकस है। काम खत्म। अगर हम बात करें दोस्तों तीसरे में क्या है, युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक नामक 3 नए अधिकारियों की नियुक्ति की बात कर रहा है। चौथे में भेदी घोष धम्म घोष में बदल गया दोस्तों, जो भेदी घोष था अशोक का वो धम्म घोष में बदल गया। पांचवें में क्या है, राजभिषेक के 13वें वर्ष धम्म महामात्र की नियुक्ति करता है, राजभिषेक के 13वें वर्ष धम्म महामात्र की नियुक्ति करता है। छठे में है प्रतिवेदिका को प्रजा का हाल बताने का आदेश देता है। सातवें में है सभी संप्रदाय के लोग सब जगह निवास करें। दोस्तों देखिए अशोक को महान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर बहुत टॉलरेंस था, यानी सहिष्णुता दोस्तों सबसे ज्यादा अशोक में थी। देखिए मानता कौन सा धर्म था, बौद्ध धर्म, लेकिन क्या उन्होंने हिंदू धर्म को परेशान किया, नहीं। क्या उन्होंने जैन धर्म को परेशान किया, नहीं। आजीवक संप्रदाय को परेशान किया, नहीं। मुस्लिम को परेशान किया, नहीं। यानी जितने भी धर्म थे दोस्तों, उस समय मुस्लिम नहीं था, सॉरी, उस समय मुस्लिम तो 712 के बाद आया ना, जब मोहम्मद गजनवी का आक्रमण होता है भारत में, या मोहम्मद बिन शाम का आक्रमण होता है, उसके बाद मुस्लिम धर्म जो है आता है, उस समय नहीं था, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो इसमें जितने भी धर्म थे, चाहे जैन हो, चाहे आजीवक संप्रदाय हो, चाहे बौद्ध हो, मतलब किसी भी इंसान को परेशान नहीं किया। उन्होंने कहा कि तालमेल बनाकर रहो, जितने भी धर्म है तालमेल बना के रहें। आज के समय क्या हो पा रहा है, नहीं दोस्तों ना, आज के समय में तो फूट डाल रहे हैं राजनेता, क्योंकि हमें क्या है, ऊंट से उनको मतलब है। तो ये चीज समझिएगा। लेकिन अशोक क्या है, अशोक कहता है कि मतलब जो है सभी लोग साथ में रहें, एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करें दोस्तों, समझा कि नहीं, एक दूसरे की चीजों का सम्मान करें। तो उसके अंदर टॉलरेंस की बात आती है, यानी सहिष्णुता की बात आती है। अगर हम बात करें दोस्तों, तो अशोक ने बौद्ध धर्म तो अपनाया, लेकिन दूसरे धर्म को परेशान किया तो बिल्कुल नहीं किया। ठीक, दूसरे धर्म को कन्वर्ट कराया, बिल्कुल नहीं। जो जिसमें है उसमें खुश रहे दोस्तों, ना फोर्स जबरदस्ती, कोई चीज ऐसी नहीं। ठीक, समझ में आया? आगे बढ़ जाए। अगला है कि सभी संप्रदाय में, मतलब इसीलिए बात की गई कि सभी संप्रदाय के लोग सब जगह निवास करें। अगला दिया, अशोक द्वारा धम्म यात्राओं की प्रारंभ की गई, यानी धम्म यात्रा इसलिए निकाली गई कि जो अशोक के अभिलेख है उनके बारे में लोगों तक बताया जाए, उनमें जो जानकारी दी हुई लोगों तक बताई जाए कि ये चीजें यहाँ पे दी हुई है। ठीक दोस्तों, आगे अगर हम बात करें, धम्म मंगल सर्वश्रेष्ठ घोषित किया आर्ट मतलब 9 में। उसके बाद सॉरी दोस्तों, छींक आ गई थी इसीलिए जो है। देखिए यहाँ बात करें तो 10 में क्या है, धम्म
दान का उल्लेख करता है दोस्तों। 12 में है धार्मिक सहिष्णुता पल, देखिए दोस्तों 12 में दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें 13 में क्या कलिंग विजय का वर्णन है, जो मैंने अभी बताया 261 ईसा पूर्व। देखिए इसमें 5 यवन राजाओं का उल्लेख करता है, चोल, पांड्य, सतियपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपर्णी का उल्लेख करता है। और इसमें कह रहा है कि सभी लेखों हेतु उपसंहार स्वरूप है, यानी जो गलतियां हुई हैं, जो मान लीजिए 13 दोस्तों 13 जो अवलेख लिखे गए हैं, उसमें ऐसा तो है नहीं कि कुछ गलतियां नहीं होंगी, क्योंकि वो उत्कीर्ण करा रहा है, ऐसा नहीं कि पेंसिल से लिख रहा है फिर इरेज कर देगा फिर मतलब काम खत्म हो जाएगा, दोबारा लिख देंगे ना। वो भाई पत्थर पे हो रहा है, तो पत्थर पे जब उसकी नक्काशी कर रहे होंगे तो कुछ चीजें गलत भी हो रही होंगी, तो वो जो जितनी भी चीजें गलत हुई 13 अवलेखों में, उन चीजों को 14 में दोस्तों कराया गया है। इसीलिए 10 जगह ये अभिलेख इनके मिले हुए हैं, समझ में आया कि नहीं। और लोगों तक बताने के लिए धम्म महामात्र भी नियुक्त किए गए हैं, अशोक अपनी चीजों को सब जगह बता सके। दोस्तों मैं टाइम ले रहा हूँ, लेकिन चीजों को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीज मैं बता रहा हूँ वो चीजें आपके मस्तिष्क में चला जाए, ठीक। फैक्ट तो कहीं भी पढ़ लेंगे दोस्तों। अब हम आगे बढ़ जाएं। देखिए 14 दीर्घ शिलालेख के बारे में देख ही चुके, अब कहाँ कहाँ से मिले ये देखते हैं। देखिए गिरनार, गिरनार कहाँ है, जूनागढ़ गुजरात से मिला है। शाहबाजगढ़ी दोस्तों ये पेशावर पाकिस्तान का है। धौलीगढ़ और जोगीगढ़ मतलब सॉरी धौली और जौगढ़ ये उड़ीसा के हैं दोस्तों। एक मिला है पुरी में, एक मिला गंजाम डिस्ट्रिक्ट में। कालसी अगर बात करें तो ये देहरादून में मिला। अभी हम याद करा देंगे, अभी देखिए ना फिगर बनाएंगे एकदम झक्कास, आपको याद हो जाएगा। सोपारा दोस्तों टाढ़े महाराष्ट्र से मिला है। देखिए ये ना याद रहे कोई दिक्कत नहीं, ये याद रखना है, ठीक। मानसेरा कहाँ से मिला, पाकिस्तान, तो देखिए मानसेरा और शहबाजगढ़ी कहाँ के हो गए, पाकिस्तान के हो गए, ठीक। याद हो जाएगा, आगे बढ़ जाए। देखिए एरेगुडी कुर्नूल आंध्र प्रदेश से मिला। एरेगुडी कंधार कहाँ का है, अफगानिस्तान का है। सन्नति कहाँ, गुलबर्गा कर्नाटका का है। दोस्तों कुछ नहीं करना है, देखिए मैं बताऊँ क्या करना है। जैसे ये यहाँ रख दीजिए, ठीक। इस तरह एक मैप बना लीजिए, ये मान लीजिए भारत का बन गया। ऐसे कुछ ना करिए, ज्यादा बड़ा नहीं बनाइए। यहाँ लिखिए शहबाजगढ़ी, देखिए मैं जैसे कर रहा हूँ शहबाजगढ़ी होगा। शहबाजगढ़ी मानसेहरा, मानसेहरा कहाँ मिला, पाकिस्तान से, ये हम यहाँ लिख दिए मानसेहरा हो गया। तो आपको पता चल जाएगा कि दो भारत के बाहर है कौन, शहबाजगढ़ी मानसेहरा। एक अफगानिस्तान में मिला कंधार, तो कंधार को यहाँ बना दिया। अफगानिस्तान उसके बाहर ही तो है, पाकिस्तान के मतलब इधर है पश्चिम में, तो कंधार होगा। अब बताइए कंधार हो गया, शहबाजगढ़ी, मानसेरा, 3 खत्म हो गए आपके। अब बच्चे कितने, 7। यहाँ पे कालसी मैंने बताया उत्तराखंड में, तो कालसी यहाँ बना देंगे, के बना दीजिए। यूपी पे कुछ मिला, नहीं मिला। यहाँ 2 मिले, एक जो कौन सा मिला, धौली मिला, एक धौली मिला दोस्तों, क्या मिला, धौली। एक जौगढ़ मिला, एक जौगढ़ मिला, कहाँ, उड़ीसा में। यहाँ उड़ीसा लिख दीजिएगा, ठीक, तीर लगा के उड़ीसा हो जाएगा। यहाँ मिला, क्या मिला, एरागुडी मिला, क्या है, एर्रेगुडी, एर्रेगुडी मिला। ये कहाँ, आंध्र प्रदेश का था, यहाँ लिख दीजिए, ठीक दोस्तों। आप बताइए कितने हुए, 3, 4, 5, 6, 7, 7 हो गए हमारे। अब कितने बचे, सोपारा, महाराष्ट्र में है सोपारा, यहाँ सा लिख दीजिए, ये सोपारा पूरा लिख दीजिएगा, क्योंकि सा यहाँ पे सोपारा होगा। देखिए ये ऊपर के ये सारे हो, गिरनार गुजरात में मिला, गुजरात यहाँ जी लिख दीजिए, गिरनार यहाँ का हो जाएगा। एक बचा गुलबर्गा कर्नाटका का, यहाँ लिख दीजिए जो है सन्नति, यानी जैसे यहाँ लिख काम खत्म। बताइए आपको सारा याद हो जाएगा कि नहीं। जब आप इधर से चलेंगे, इधर पहले अफगानिस्तान कंधार का हो जाएगा, पाकिस्तान का शहबाजगढ़ी मानसेरा हो जाएगा। उसके बाद उत्तराखंड जाएंगे तो वहां पे देखेंगे कौन सा, कालसी हो जाएगा उत्तराखंड का। फिर गुजरात चले आइए, गुजरात चले आइए, चाहे गुजरात आइए चाहे ये देख लीजिएगा तीनों, धौलीगढ़ जौगढ़, धौली जौगढ़ और उसके बाद एरागुडी। तो देखिए ये जब भी इस तरह या तो आए या तो इस तरह आए। अब यहाँ जैसे कालसी देखिए, कालसी के बाद गिरनार चले जाओ, गिरनार सोपारा, सोपारा के बाद सन्नति, काम खत्म। ठीक दोस्तों, ऐसे करना पड़ेगा और याद कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछ लेता है डायरेक्ट कि जौगढ़ कहाँ से मिला, अशोक का सोपारा अभिलेख कहाँ का है, तो इस तरह याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाए। 13 शिलालेख में वर्णित 5 यवन राजा कौन कौन से हैं। मिस्र के राजा है टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय, यानी तुर्मय कहते हैं। एपीदस अलेक्जेंडर, अलिक सुंदर हो जाएंगे। सादीन के बारे में है, ये मैगस के हैं, यवन राजा है दोस्तों। देश ये कौन सा है, मेसिडोनिया के राजा कौन है, एंटीगोनस गोनार्स यंतकिन है। सीरिया के राजा है एंटियोकस द्वितीय, अंतियोक। अब बताइए दोस्तों कितना हार्ड नाम है ना, लेकिन कोई ऐसा तरीका हमें निकालना होगा जो ये बिल्कुल ईजी लगे, क्या लगे, बिल्कुल ईजी लिखा, तो हम तरीका निकालेंगे, लेकिन आज नहीं, दूसरी बुक में निकाल देंगे, ठीक दोस्तों। क्योंकि मुझे सोचना पड़ेगा थोड़ा तरीका इसके, मैंने निकाले हैं, बहुत सारे तरीके निकाले हैं, लेकिन अब मैंने बताया ना कि अगर मैं 1000 क्वेश्चन करा रहा हूँ तो उसमें 150-200 ट्रिक बता सकता हूँ, लेकिन कहो 1000 की 1000 बता दो तो ना दोस्तों मैं बता पाऊंगा, ना आप कहीं भी सीख पाएंगे इस तरह। देखिए मौर्य प्रशासन की इकाई साम्राज्य की बात करें तो सबसे ऊपर प्रांत था दोस्तों, मतलब सबसे ऊपर साम्राज्य फिर प्रांत। उप राजा द्वारा नियंत्रित होता था, फिर मंडल होता था, प्रदेष्टा द्वारा, आहार व विष होता था विस्पत द्वारा। स्थानीय 800 गांवों का समूह क्या कहलाता था, स्थानीय कहलाता था। 400 गांवों का समूह क्या कहलाता था दोस्तों, मतलब
आधा आधा करते चले जाइए, द्रोण, और उसके बाद 200 का खारवटिक, उसके बाद जो है 10 का, फिर 10 आ गया संग्रहण, और फिर लास्ट में ग्राम सबसे छोटी इकाई। ठीक दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण पदाधिकारी, इतना तो याद रखना दोस्तों, भूलना है नहीं बिल्कुल भी। सीता अध्यक्ष, सीता जी कहाँ से निकले हैं, तो जमीन से, यानी कृषि से संबंधित हो जाए, कृषि विभाग हो जाए। विविता अध्यक्ष, ये किसका है, चारागाहों व पशु सुरक्षा अध्यक्ष हो जाएगा। सूनाध्यक्ष, यह बूचड़ खाने से संबंधित, बूचड़ खाने में क्या होता है, सब सोना सोना होता है, सूनाध्यक्ष। पन्याध्यक्ष, ये वाणिज्य से संबंधित हो जाएगा। पौतवाध्यक्ष, माप तौल से संबंधित हो जाएगा। ठीक दोस्तों, लक्षणाध्यक्ष, ये टकसाल से संबंधित हो जाएगा। आंकड़ाध्यक्ष, खान विभाग का अध्यक्ष हो जाएगा। दोस्तों इस बार जो है नेट 11 में भी आया था क्वेश्चन यहीं से मिलान करने के लिए, लेकिन वो इसमें से नहीं था दोस्तों, इसमें से नहीं थे, ये देखिए यहाँ इसमें से थे, कहाँ से, यहाँ से क्वेश्चन थे मिलान करने के लिए। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मैं जानता हूँ, जितनी चीजें देखा हूँ, जितना क्वेश्चन मैं हमेशा बताता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, ये भी आते हैं, लेकिन वनडे में आ जाते हैं। ठीक, देखिए बिल्कुल इजी तो देगा नहीं दोस्तों, अगर हलवा होता तो सब लोग घूमते रहते कि ये ना डिग्री लिए सब कुछ घूमता रहता। तो ये चीज आपको समझना होगा कि कहाँ इंपॉर्टेंट है कहाँ नहीं। और ये याद रखना, कुपयाध्यक्ष वन विभाग का अध्यक्ष होता है। दोस्तों मैं चाहता तो इसे 20 मिनट में पूरा कंप्लीट करा देता, लेकिन दोस्तों मुझे क्या है, समझाना भी तो है ना ये चीज। अब देखिए जैसे ये पनवाध्यक्ष है, देखिए यहाँ आधा ही इस तरह है ना ये वाला, तो भाई यहाँ देखिए यहाँ भी तो वाणिज्य में भी तो है, इस तरह नहीं निकाल सकते। पौतवाध्यक्ष यानी पोतना, माप तोल, इस तरह कुछ मतलब बना सकते हैं। सोना को मैंने बता ही दिया। विविता को कोई भी कर लीजिए, मतलब विविता है यानी बबीता, विविता यानी बबीता, ये जो चारागाह यानी चारागाह के लिए जाती है, बबीता हो जाएगा। शीताध्यक्ष का मैंने बता ही दिया। अकराध्यक्ष ये खान से संबंधित हो जाएंगे। ठीक, तो कुछ मतलब बनाना पड़ेगा, आप ही को सोचना पड़ेगा, मैं तो तरीका दे सकता हूँ दोस्तों। देखिए आगे बात करें तो केंद्रीय प्रशासन के प्रत्येक विभाग का प्रमुख तीर्थ के नाम से जाना जाता है। इनकी संख्या कितनी है दोस्तों, 18 है। जैसे प्रधानमंत्री कौन होते थे, पुरोहित होते, युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता था, समाहर्ता राजस्व मंत्री मोस्ट इंपोर्टेंट, और सन्निधाता ये कोषाध्यक्ष होता था, सन्निधाता। ठीक दोस्तों, यानी समाहर्ता कौन होते थे, राजस्व मंत्री, सन्निधाता कोषाध्यक्ष, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। सेनापति सैन्य प्रदेष्टा क्या होता था, फौज न्यायालयों का न्यायाधीश होता था। व्यवहारिक क्या होते थे, दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश होते थे। दंडपाल कौन होते थे, सैन्य संसाधन एकत्रित करने वाले होते थे। अंतपाल कौन होते थे, सीमांत प्रदेशों के दुर्गों की देखभाल करने वाला प्रमुख होता था, अंतपाल। दोस्तों याद रखना है आपको। क्रमांतिक होते थे, उद्योग मंत्री होते थे, क्रमांतिक। दुर्गपाल जो देश के भीतर दुर्ग की देखभाल करने वाला प्रमुख होता था। नागर कौन होता था, नगरों की व्यवस्था। अब बताइए दुर्गपाल, नागर, ये सब याद करने वाली चीजें नहीं, युवराज, प्रधानमंत्री, ये सब तो आपको पता है ना, ये सब याद करना है। 10 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये सब जो हमको नहीं मतलब दूर दूर तक ना पता हो। जैसे देखिए प्रशासता, इसमें क्या आप दिमाग लगाएंगे, राजकीय दस्तावेजों की सुरक्षित करने वाला समूह, मतलब करने वाला प्रमुख। तो दोस्तों इसके याद करना पड़ेगा। दौवारी को याद करना पड़ेगा, राजप्रसादों का जो है अधिकारी होता है, यानी राजमहल का। अंतर्वशिक होता था, राजा के नीचे अंगरक्षक सेना का प्रमुख होता था। आठवीं मतलब जंगल होता, आप पढ़े होंगे तो वो वन का हो जाएगा प्रमुख। मंत्री परिषदाध्यक्ष यानी मंत्री परिषद का प्रमुख। नायक सेना का संचालन करता था दोस्तों। तो ये 18 हो गए। ठीक दोस्तों, याद कर लीजिएगा। प्रमुख कर कौन कौन से होते थे, पिंड कर गांव पर कर लिया जाता था। भाग जो है भूमि पर, बलि धार्मिक उपकर होता था, प्रणय आपातकालीन होता था, हिरन नगद कर होता था, विष्ट बेगार होता था, उदयक भाग सिंचाई के लिए होता था, गुल्मदेह सैनिकों का शुल्क होता था। तो ये इतने प्रकार के कर थे, याद कर लीजिएगा जो भी इंपॉर्टेंट है। बलि इंपॉर्टेंट है, भाग कर भी इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिए। उदयक याद कर लीजिए। इंपॉर्टेंट तो सब है दोस्तों, एग्जाम में जब आ गया तो पता लगा कह रहे थे इंपॉर्टेंट, हमें तो कहूंगा सब इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के गिरनार में स्थित सुदर्शन झील के निर्माण व मरम्मत से संबंधित प्रांत प्रतीक, यानी कौन कौन जो है शासक जो है निर्माण कराया, इसके मतलब जो है वो कराया। देखिए पुष्पगुप्त गुप्त, जो पुष्पगुप्त थे दोस्तों, चंद्रगुप्त के सेनापति थे, इन्होंने ही कराया था इसका निर्माण। ठीक, उसके बाद तुषार थे, इसमें मरम्मत कराई होगी। उसके बाद सुविस्क, ये रुद्रदामन के मतलब थे सेनापति, या मतलब जो भी इनके शासनकाल में थे, इन्होंने करा था। उसके बाद स्कंदगुप्त। तो देखिए कितने मतलब शासकों का नाम आया, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक थे, रुद्रदामन थे, और स्कंदगुप्त थे। तो ये 4 लोगों का है नाम, याद रखेंगे। संगम देख लेते हैं दोस्तों, इधर कुछ बच गया क्या, हाँ संगम काल देख लेते हैं, ऊपर तक चलते हैं। ठीक, यहाँ जो चीजें दी हुई हैं देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। संगम क्षेत्र में तमिल क्षेत्र के 3 राज्य हैं, चोल, चेर, पांड्य। मैंने अभी बताया था, चेर नहीं है दोस्तों, कहाँ, अशोक के अभिलेख में, ये भूल कर भी गलती न करना। पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजन हुआ, कौन कौन से हुए दोस्तों, मदुरई में पहला स्थान है, अगस्त ऋषि ने किया,
वर्तमान में एक भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं दोस्तों, सब बाढ़ की वजह से बह गया। ठीक, द्वितीय हुए कपाटपुरम में दोस्तों, ये अगस्त ऋषि व तोलकपियन ने किया। एकमात्र ग्रंथ तोलकपियम जो है स्थित है, इन्होंने ही लिखा था। तीसरे कहाँ हुई तो मदुरई में हुई। नक्कीदा के द्वारा हुई, कोई ग्रंथ उपलब्ध, मतलब कई ग्रंथ उपलब्ध है। ठीक, पहले में कोई ग्रंथ नहीं, दूसरे में तोलकपियम है, तीसरे में उपलब्ध है कई सारे ग्रंथ। एक एक इस तरह याद करना। हमेशा मैंने कहा कि जो ये पढ़ने का तरीका ये है, पहला जैसे याद करिए मुंबई, फिर कपाटपुरम, फिर मुंबई, मतलब मदुरई कपाटपुरम मदुरई कपाटपुरम मदुरई। ठीक, पहला कौन किया तो अगस्त ऋषि, दूसरा अगस्त ऋषि तोलकपियम, तीसरा जो है नक्कीदा। खत्म, पहले में कोई वो नहीं, तीसरे में तोलकपियम है और तीसरे में कई सारे। ठीक, आगे बढ़ जाए। प्रशासनिक विभाजन देख लेते हैं संगम काल का। पहले होता था मंडलन, कौन होता था मंडलम, प्रांत होता था। फिर कोट्टम या वलनाडु कमिश्नरी होती थी। फिर नाडु जिला होता था, पूछा गया एग्जाम में। कुलम क्या होता था, ग्राम संघ होता था। ग्राम सभा छोटी इकाई होती थी सबसे ज्यादा। महत्वपूर्ण ग्रंथ वो उनके लेखक की बात करते हैं, शिलापादिकारम, इनका क्या है, इलांगो अडिगल ने लिखा है। मणिमेखले, शीतलय सतनार, जीवक चिंतामणि, तिरुक्तक देवर लिखे हैं। तुलकपियम, ये तुलकपियर हो जाएंगे। उसके बाद कुदल या तिरुवल्लुर हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, तो ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि नहीं इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, देख लेते हैं कुछ गुप्त वंश के बारे में देखते हैं। गुप्त वंश के लगभग 275 से 550 ईसा पूर्व तक शासन किया। पहले देखिए श्रीगुप्त संस्थापक थे, फिर घटोत्कच से चंद्रगुप्त प्रथम थे। पत्नी कौन थे, कुमार देवी थी। समुद्रगुप्त पत्नी दत्ता देवी। देखिए ये याद रखना है आपको, चार ऊपर के याद रखने हैं। ठीक दोस्तों, उसके बाद बात करें काच तथा रामगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, ध्रुवा देवी व कुबेर नागा। उसके बाद बात करें तो कुमार गुप्त प्रथम यानी अनंत देवी, स्कंदगुप्त, पुरोगुप्त, कुमार गुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त व विष्णुगुप्त। तो ये 12 है, सब नहीं याद रखना है, लास्ट वाला याद कर लीजिए, ऊपर के 4 याद कर लीजिए, काम खत्म। अब हम बात करें जो इंपॉर्टेंट है चंद्रगुप्त प्रथम, इनके बारे में देखते हैं। 319 और 335 तक शासन किया है। सोने का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत की शुरुआत जो 319 ईसा पूर्व में की थी, वो किसने किया तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। समुद्रगुप्त के बारे में देख लेते हैं। अश्वमेध यज्ञ किया। ठीक है दोस्तों, अश्वमेध एक प्रकार के सोने के सिक्के भी जारी किए। भारत का नेपोलियन किसने कहा तो विंसेंट स्मिथ ने कहा। हरशेर के प्रयाग परिस्थिति में समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख मिलता है दोस्तों। अगर हम बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय की, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। समकालीन यात्री कौन, फाहियान इसके शासनकाल में आया था। और रजत सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक। सोने का सिक्का चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किया, और जो है रजत सिक्का किसने जारी किया तो जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। मेहदौली लौह स्तंभ का निर्माण जो है इसी से संबंधित है। ठीक दोस्तों, उसमें आज तक जंग नहीं लगा दोस्तों। अगला है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न कौन कौन से, देखिए दोस्तों, वरुचि थी, व्याकरण के बारे में जानते थे। कालिदास कवि लेखक थे। धर्मवंतरी चिकित्सा थे। शंकु वास्तुकार थे। ब्राह्मीर खगोल विज्ञान व ज्योतिषी के बारे में जानते थे। घट करपर जो है कूटनीतिज्ञ थे। बेताल भट्ट जादूगर थे दोस्तों। अमर सिंह कोशकार थे। और छपड़क जो है ज्योतिषी थे, फलित ज्योतिषी। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाए। स्कंदगुप्त ने होड़ों को अंतिम रूप से पराजित किया। स्कंदगुप्त ने क्या किया, होड़ों को अंतिम रूप से पराजित किया। गुप्तकालीन महत्वपूर्ण अभिलेख के बारे में बात करें तो गुप्तकालीन अभिलेख के बारे में देख लेते हैं। देखिए धनदह ताम्रपत्र यानी राजशाही बांग्लादेश में मिला है। बैग्राम ताम्रपत्र बोगरा बांग्लादेश। दामोदर ताम्रपत्र दिनाजपुर बांग्लादेश। ठीक दोस्तों, तो ये कहाँ के हैं, बांग्लादेश के हैं। वत्स भट्ट रचित मंदसौर अभिलेख जो है प्राचीन मालवा में मिला। मंदसौर अभिलेख याद करना है। गढ़वा अभिलेख प्रयागराज में मिला है। करमदंडा अभिलेख एटा में है। मनकुंवर अभिलेख जो है कहाँ है, प्रयागराज में है। तुमैन अभिलेख कहाँ है, ग्वालियर में है। तो ये इतने अभिलेख आपको कहाँ के याद रखने हैं तो कुमार गुप्त कालीन है। ठीक दोस्तों, स्कंद गुप्त कालीन की बात करें दोस्तों, जूनागढ़ अभिलेख सौराष्ट्र। भीतरी अभिलेख मोस्ट इंपोर्टेंट गाजीपुर उत्तर प्रदेश। सोपिया अभिलेख रीवा का है। एरड़ अभिलेख जो है सागर मध्य प्रदेश का है। इसी में जो है एरड़ अभिलेख में क्या मिलता है, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख मिलता है। प्रशासनिक इकाई की बात करें दोस्तों तो भुक्ति भोग या प्रांत था। फिर विषय जिला था, वीथी थी, उसके बाद ग्राम। अब देखिए इसका जो प्रमुख होता था दोस्तों भोगपति या उपरिक होता था। विषय का विस्पति होता था। वीथी का विथि महत्तर होता था। ग्राम का ग्रामिक होता था। बात करें क्रय विक्रय की इकाई तो तांबे का सिक्का मशक कहलाता था। मासक क्या कहलाता था, मासक। और सोने का सिक्का दिनार कहलाता था। ठीक, और चांदी का सिक्का रूपक। देखिए ये तीनों याद रखना दोस्तों। तांबे का सिक्का मासक, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसका। देखिए तांबे का सिक्का मासक
क्रय विक्रय की इकाई स्वर्ण का दिनार और मतलब जो है स्वर्ण का दिक्का मतलब स्वर्ण का सिक्का दिनार कहलाता था, चांदी का सिक्का रूपक। कम्युनिटी पोस्ट डालने के लिए मैंने ले लिया है दोस्तों। देखिए कुमार संभव की सॉरी दोस्तों, देखिए कुमार संभव की अगर हम बात करें, कालिदास की अगर हम बात करें, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो रघुवंशनम है, मतलब रघुवंशम ये महाकाव्य है, ऋतु संहार है, खंड काव्य है, मेघदूत खंड काव्य है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, उसके बाद विक्रमोर्वशीय ये नाटक है, मालकावि मालविकाग्निमित्रम ये भी नाटक है, कुमार संभव क्या है महाकाव्य है। तो ये कालिदास की सारी रचनाएं हैं, याद करना है आपको, याद कर लीजिएगा दोस्तों। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, कुछ चीजें और देखते हैं। देखिए भारत में मंदिर निर्माण कला जो प्रारंभ होती है गुप्त काल में ही शुरू होती है दोस्तों। अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ गुप्त कालीन मंदिर कौन कौन से, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो ललितपुर में है, याद करना है, कई बार पूछा है। भूमरा का मंदिर जो नागौद एमपी में है। नचना कुठार का मंदिर पार्वती जो मंदिर पन्ना में है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट। तिगुआ का विष्णु मंदिर जबलपुर एमपी का है। भीतर गांव का कृष्ण मंदिर कानपुर का है। और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर महासमंद छत्तीसगढ़ का है। तो ये इतने याद रखना, ये गुप्तकालीन मंदिर है। ठीक दोस्तों, वर्धमान वंश की बात करें, संस्थापक पुष्यभूत थे। देखिए इसके शासक कौन थे, पुष्यभूत, फिर नरवर्धन, फिर राज्यवर्धन प्रथम, फिर आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, उसके बाद राज्यवर्धन द्वितीय, फिर हर्षवर्धन, यानी हर्षवर्धन इसके लास्ट थे। अगर हम बात करें दोस्तों शासन का, तो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक, मतलब ईस्वी है दोस्तों, ईसा पूर्व नहीं है, ठीक, ईस्वी तक शासन किया इन्होंने। इनके हर्षवर्धन कौन थे, तो इनके पिता थे कौन थे, प्रभाकर वर्धन। ये देखिए यहाँ पे दोस्तों, देखिए प्रभाकर वर्धन थे, उसके बाद जो बने राज्यवर्धन द्वितीय बने, फिर हर्षवर्धन बने। इनकी माता थी यशोमती थी, उपनाम क्या था, शिलादित्य था, उपाधि क्या थी, शकलोत्तर पथनाथ थी, रचनाएं प्रियदर्शिका, रत्नावली और जो है नागानंद। राजधानी कन्नौज या महोदय श्री थी दोस्तों, पहले थानेश्वर थी। एहोल अभिलेख के अनुसार हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य लड़े गए युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय विजयी था, मतलब जो है विजयी था दोस्तों। चीनी यात्री ह्वेनसांग की बात करें तो ये कब आए, तो 629 से 645 ईस्वी तक रुके थे। यात्रा विवरण इनका क्या था, सी यू की था दोस्तों ह्वेनसांग का। और हर्ष की राजधानी क्या थी, कन्नौज थी। ये जो है कब बनाई गई, इसमें आगमन हुआ, तो 636 में हुआ आगमन। चालुक्य वंश की बात करें तो दक्कन में वाकाटकों के पश्चात बादामी या वातापी के चालुक्य सत्ता में आए दोस्तों। देखिए वातापी के चालुक्य, बादामी चालुक्य कौन थे, वेंगी के चालुक्य दोस्तों थे, संस्थापक कौन थे, विष्णु वर्धन प्रथम थे। कल्याणी के चालुक्य, इसके संस्थापक कौन थे, तैल द्वितीय। तो पहले के विष्णु थे, दूसरे के तैल थे। ठीक, संस्थापक कौन थे बादामी के, तो जयसिंह थे। वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे दोस्तों, चालुक्य थे। अगर हम बात करें पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, सिंह वर्मन थे। कुछ इतिहासकार बप्पदेव को मानते हैं। राजधानी, देखिए इसमें क्या है, केवल संस्थापक जितना दिया है उतना याद करना, ये सब इतना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। राजधानी कांचीपुरम, राजधानी पूछ लेता है। अंतिम शासक कौन थे, अपराजित वर्मन थे। अगर हम बात करें सिंह विष्णु, देखिए प्रमुख पल्लव शासक की बात करें, इनमें क्या है, सिंह विष्णु, तो इनके दरबार में कौन थे, कितार्जुनियम के लेखक जो भारवी थे, इन्हीं के दरबार में थे सिंह विष्णु के। महेंद्र वर्मन प्रथम थे। एकाश मंदिर निर्माण शुरुआत होती है इनके काल में। कौन एकाश मंदिर, शिव का कैलाश मंदिर जो है वही। संस्कृत नाटक मत्त विलास प्रहसन की रचना की। अगर हम बात करें नरसिंह वर्मन प्रथम की बात करें तो 642 में चालुक्यों की राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। वातापी कोंड तथा महामल्ल की उपाधि धारण की। उसके बाद क्या बनवाया, तो महाबलीपुरम का रथ मंदिर का शुभारंभ करवाया। नरसिंह द्वितीय, मतलब नरसिंह सिंह द्वितीय निर्माण, मतलब मंदिर निर्माण की नई शैली राजसिंह शैली का प्रयोग किया दोस्तों। कांची के कैलाश नाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के तटीय मंदिर का निर्माण करवाया। 10 कुमार चरित का लेखक कौन था, दांडिन दरबार में था। चोल वंश की अगर हम बात करें तो संस्थापक कौन थे, विजयालय थे दोस्तों। और उसके अंतिम शासक कौन थे, राजेंद्र द्वितीय थे। तंजाउर बाद में गोंगई कोंड की जो है उपाधि धारण की, मतलब राजधानी बनाए, पहले तंजाउर बाद में गंगई कोट चोरपुरम। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाए। देखिए अगला दिया है प्रांतक फर्स्ट, क्या है, तो पल्लवों का पूर्ण उन्मूलन किया। उपाधि क्या देगी, मदुरई कोंड रखी। और इन्होंने क्या किया दोस्तों, तो 949 ईस्वी में तक्कोलम का युद्ध हुआ, राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय से हुआ, जिसमें प्रांतक प्रथम पराजित हुआ दोस्तों। ये मतलब हार गया था दोस्तों। ठीक, और ये राष्ट्रकूट का जो कृष्ण तृतीय था जीत गया। राजराज प्रथम दोस्तों अगर हम बात करें, ये चोल शासक है दोस्तों। ये क्या है, तंजावुर के बृहदेश्वर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। अगर दोनों एक ही नाम है दोस्तों। राजेंद्र प्रथम ने क्या किया, तो गंगा जल लाने व हेतु पाल शासक महिपाल तथा पूर्वी गंग शासक को पराजित कर
गंगईकोंड की उपाधि धारण की। गंगईकोंड चोलपुरम में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। अगर हम बात करें तो कोलोतुंग सेकंड चिदम्बरम नटराज मंदिर से गोविंद राज की मूर्ति को हटवा कर समुद्र में फेंकवा दिया। कई बार पूछ लिया दोस्तों, इंपॉर्टेंट होते हैं ये सब दक्षिण भारत के। चोल प्रशासन की बात करें तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता थी दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें तो गांव की गतिविधियों की देखरेख हेतु समितियों की स्थापना की गई, जिसे वरियम कहा गया। एदी वरियम तालाब समिति थी। प्रमुख समिति देख लेते हैं। तालाब समिति कौन थी? एदी वरियम। उद्यान समिति तुट्ट वरियम। वरियम मतलब समिति हो जाए तो उदासीन विदेशियों की देखरेख हो जाएगा। पौर्ण समिति स्वर्ण जो हो जाएगा। ठीक दोस्तों, स्वर्ण जो है वरियम। अब देखिए दोस्तों, यहीं पे हमारा जो है ये पूरी तरह से कंप्लीट। देखिए जितनी जानकारी इसमें दी है बिल्कुल ठोस जानकारी है। क्या है? ठोस है। वन लाइनर नहीं दिया है, नहीं दोस्तों, ये इतने में ना खत्म होता, बहुत सारा हो जाता कंटेंट। आप खुद ही देखिए इसमें कितनी लाइन बचती है दोस्तों, कम से कम कितनी लाइन होती? 5 लाइन हो जाती। और भी 5 लाइन जब बनाते दोस्तों, थोड़ा दूरी दूरी बनाते, चीजें लिखते, तो ये सारी चीजें आप समझिए, और इस तरह याद करना बहुत आसान है। समझ आया कि नहीं? तो ये सारी चीजें थी दोस्तों। मैं मानता हूँ कि थोड़ा ज्यादा मतलब चीजें बता दी आपको हो सकता है उबाऊ लग सकता है, क्योंकि मेरे कभी कोई दोस्त कहते ज्यादा बोल दिए। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट है तो बोलना पड़ेगा ना, नहीं तो समझाएंगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा आपको? भाई टीचर बोलेगा नहीं तो कैसे समझ में आएगा, ये बताइए मुझे। तो ये सारी चीजें हैं, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, चीजें अच्छी लगी होंगी। तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट में आप लोगों को कैसा लगा। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए दोस्तों। आपको आगे की वीडियो मिलती रहेंगी। 2 बुक मतलब 1 बुक ये कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद 1 बुक और स्टार्ट करेंगे। तो ये सारी चीजें कल से आपको प्रॉपर मिल जाएंगी। ठीक दोस्तों, तो बाकी आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।